बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम और सुबह खैर। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप ठीक ठाक है, अपने नए दिन का आगाज हमारे साथ करने के लिए तैयार है। नहीं तो तैयार हो जाइए, ना भी हो तो कोई बात नहीं। खैर, अरमला हसन, इमरान हसन, उम्मीद करते हैं जी सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और हम सब तैयार हैं। हम हंसते मुस्कुराते आते हैं, चाहे खुद हम जितने मर्जी सड़े हुए हों, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि स्क्रीन पे आपको खुशगवार चेहरे देखने को मिले ताकि आपकी सुबह अच्छी हो। वैसे कहा जाता है कि सुबह लोगों को लग रहा है कि आप कोशिश ही कर रहे हैं। लोगों को लग भी नहीं रहा। ऐसी बात नहीं है। देखिए, जिस दिन मैं कोशिश करती हूँ उस दिन मैं पकड़ी जाती हूँ। लेकिन असल में प्रॉब्लम ये है कि अब बहुत ज्यादा उदासी मेरी तो इसलिए कि बारिश नहीं हो रही। जब तक बारिश नहीं होती, देखिए बारिश नहीं हो रही, दिसंबर जा रहा है, हालात बड़े नाजुक है। ज्यादा बारिश नहीं होगी तो ज्यादा पानी नहीं आएगा। ज्यादा पानी भले ना हो, थोड़ी सी तो हो जाए ना, थोड़ी ठंड तो आ जाए, हम तो ये चाहते हैं, और उससे मौसम भी बेहतर हो जाए। खैर, इससे पहले कि हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करें, एक अफसोसनाक खबर कल आईजी हमारे पड़ोसी मुल्क से दो के हमारे डिफरेंसेस बहुत ज्यादा है और मिलिट्री लेवल पे तो बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद कल जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे भारत के बिपिन रावत, जो कि बड़ी मशहूर शख्सियत भी थे इंडियन आर्मी को लेकर, कल वो एक हेलीकॉप्टर क्रैश के अंदर हलाक हो गए अपनी एहलिया समेत। उनके साथ बाकी लोग भी थे और तकरीबन 14 अफराद जो थे वो इस हादसे के अंदर हलाक हुए। ये हादसा तमिलनाडु के कुन्नूर के इलाके में पेश आया, जहां पे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का जो हेलीकॉप्टर था वो एक तकरीब में जाते हुए अपने जहां पे उन्होंने लैंड करना था उससे 10 किलोमीटर पहले क्रैश हो गया। वजूहात अभी तक पता नहीं चली, लेकिन अफसोसनाक वाकया है। जहां पे ये वाकया हमला बहुत ज्यादा अफसोसनाक है, वहां पे ये जो इंडियन एयरफोर्स है या इंडियन आर्मी, उसकी कैपेसिटी के ऊपर एक बार फिर बहुत बड़े सवालिया निशान बहुत बड़े कैपेसिटी इश्यूज इससे ऑब्वियसली सामने भी आएंगे, और जब मेजर रीजन सामने आएंगे तो उससे भी अंदाजा होगा कि ये क्या मामला है। आप अपनी कौम को कैसे सिक्योर कर सकते हैं? ये भारतीय आर्मी के ऊपर और एयर डिफेंस के ऊपर या एयरफोर्स के ऊपर बहुत बड़े सवालिया निशान है। इस पर भी हम बात करेंगे और दीगर बहुत कुछ है आज के शो में आपके लिए एज यूजुअल डिस्कस करने के लिए। सेगमेंट्स भी है, आज हमारा फ्लैग्स भी है, तो स्पेशली आपको बताएंगे आज की हेडलाइंस। गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन फिर आमने सामने। इलेक्शन कमीशन के नोटिस के बावजूद वजीर आजम का पेशावर में मुख्तलिफ रिलीफ प्रोग्राम्स का ऐलान। पीडीएम के बाद पीपल्स पार्टी भी मैदान में आ गई। बिलावल भुट्टो का गैस बहरान और महंगाई के खिलाफ 17 दिसंबर से सड़कों पर आने का ऐलान। आलमी बरादरी की बेहिसी की इंतहा। अफगानिस्तान में ग़िज़ाई किल्लत, संगीन इंसानी बहरान जन्म लेने लगा। लाखों बच्चों की हलाकत का खदशा। बचपन के ताल्लुक और दोस्तियां कैसे निभाई जाए, निभाना क्यों जरूरी है, जानिए सेगमेंट माई मैटर्स में। ऑस्ट्रेलवी हाई कमिश्नर की अहलिया पाकिस्तान के शहर में क्यों गिरफ्तार हैं, सना हमायूं बताएंगी सेगमेंट फ्लैग्स में। और पाकिस्तानी टीम को तो हमने मुबारकबाद दी नहीं, अब दे देते हैं। जबरदस्त व्हाइट वॉश किया हमने और बहुत जबरदस्त कामयाबी कल हासिल की। इस पे डिटेल्स भी बात करेंगे। येट हमने बढ़ना है बड़ी खबर और वॉक करते हुए अली मोहम्मद खान साहब की जानिब। बड़ी खबर में बात करेंगे सबसे बड़े मसले की। तो महंगाई का मुकाबला करने के लिए हुकूमत की जानिब से गरीब तबके को रिलीफ देने के लिए मुख्तलिफ फलाही प्रोग्राम मुतारिफ करवाने का सिलसिला भी जारी है। गुज़िश्ता रोज भी वज़ीर आज़म ने PTI के गढ़ खैबर पख्तूनख्वा का दौरा किया और पेशावर में कई फलाही प्रोग्राम शुरू करने का भी ऐलान किया। खैबर पख्तूनख्वा में माइक्रो हेल्थ इंश्योरेंस शुरू कर दिया गया, जबकि पंजाब में भी जल्द इस प्रोग्राम का इजरा होगा। एहसास कफालत प्रोग्राम तो चल ही रहा है और मुल्क के 2 करोड़ खानदानों को एहसास राशन प्रोग्राम के तहत घी, आटा, दालों पर सब्सिडी दी जा रही है। किसानों को बीज और दीगर अशिया की खरीदारी के लिए 5 लाख रुपए का बिलासूद कर्ज भी फराहम किया जा रहा है, जबकि छोटे कारोबार के लिए भी बिलासूद 5 लाख का कर्जा दिया जा रहा है। 20 लाख खानदानों की जो खानदानों के एक फर्द है उसको टेक्निकल एजुकेशन मुफ्त दी जा रही है, जबकि 27 लाख खानदानों को घर के लिए बिलासूद कर्जे भी दिए जा रहे हैं। बिल्कुल, और 63 लाख तलबा को हुकूमत के मुताबिक स्कॉलरशिप्स भी दी जा रही हैं। इसके साथ साथ दीगर फलाही प्रोग्राम्स भी जारी हैं। इस महंगाई के दौर में गरीब आवाम के लिए हुकूमत के मुख्तलिफ फलाही प्रोग्राम्स के हवाले से अगर बात करें तो वो मुअस्सर हो सकते हैं, लेकिन बदतरीन महंगाई में जो सफेद पोश तबका है और जो मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है वो बुरी तरह से पिस रही है, बल्कि अब तो पिस कर रह गई है। इसको गवर्नमेंट की जानिब से मुझे ऐसा लगता है, और बिल्कुल ऐसा है भी, कि मुसलसल जैसे नजरअंदाज हो रही है। ये तबका महंगाई से सबसे ज्यादा मुतासिर हो रहा है। ऑफ एंड ऑन वज़रा ये खुद भी कहते नजर आते हैं, लेकिन अभी तक इस तबके के लिए कोई खास प्रोग्राम सामने नहीं आया है। सफेद पोश तबका जो कि ना किसी के सामने हाथ फैला सकता है, ना ही किसी हुकूमती रिलीफ प्रोग्राम से मुराद हासिल करने के लिए तैयार है। यकीनी तौर पर हुकूमत को चाहिए कि वो इस तबके
मौके का भी एहसास करें, इसके मसाइल को समझे और इस पर भी बात करें। दूसरी जानिब महंगाई की बात करें तो डॉलर बुलंद तरीन सतह पर है, रुपए की बेकदरी मुसलसल जारी है, पेट्रोल महंगा तरीन है, गैस और बिजली महंगी तरीन है, दूध, घी, चावल, दालें, दीगर अशियाए खोरोनोश हम लोगों की पहुंच से बाहर होती जा रही हैं। रोटी और नान की कीमत भी बढ़ गई है और 12 से 18 रुपए हो गई है। और ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ये कहता है कि हफ्तावार जो महंगाई है इसमें दालें, घी, गोश्त समेत 21 अशियाए ज़रूरिया महंगी हो चुकी हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने रिसेंटली एक अपना सर्वे कंडक्ट किया। उनकी रिपोर्ट के मुताबिक 92% पाकिस्तानियों की राय में गुज़िश्ता 3 साल के अरसे में महंगाई और अशिया की कीमतें सबसे ज़्यादा हैं। गवर्नेंस और पब्लिक सेक्टर में नाअहली, करप्शन और हुकूमती उमूर में मुदाखलत से महंगाई में इजाफा हुआ है। 92% शहरी ये कहते हैं। जहाँ हुकूमत एक जानिब महंगाई बढ़ने का एतराफ़ करती है तो दूसरी जानिब ये दावा भी मुसलसल करती है कि खित्ते की दीगर मुल्कों के मुकाबले में पाकिस्तान में महंगाई कम है। तकाबुल हम करते रहते हैं। अली मोहम्मद खान साहब से बात करते हैं, वॉक करें, थोड़ा सा उनको ख़राब भी करते हैं कुछ तो सवाल करके, लेकिन साथ साथ उनसे पूछते हैं। अली मोहम्मद खान साहब, वेलकम एंड गुड मॉर्निंग टू एक्सप्रेसो। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। आपके सामने ये सारे सवालात, मुल्की सूरत हाल और आपकी जो स्ट्रैटेजी है। कल आपकी तरफ से एक अच्छा बड़ा प्रोग्राम शुरू किया गया, लेकिन शायद ये महंगाई का एक सहर ऐसा है, इसका एक असर ऐसा है कि इसमें बड़ी से बड़ी स्कीम भी अगर सामने आती है तो वो कहीं दब जाती है अवाम के मसाइल के सामने। तो क्या आपको लगता है कि आपके ये इक़दामात अवाम का जो महंगाई के हवाले से एक अवाम के सामने चैलेंज है उसको कम कर पाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद। सबसे पहले तो आज एक हदीस से स्टार्ट करते हैं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि सबसे बेहतर दीन, हमारे जो दीन में बेहतर हिस्सा है वो क्या है? तो उन्होंने फरमाया कि आसान और यकतू, कि आप दीन में आसानी इख्तियार करें, अपने आप को बहुत ज़्यादा मुशक्क़त में ना डालें। और यकतू का मतलब ये है कि इस्तिक़ामत, यानी ये नहीं कि आज आपने 10 रकात नफल पढ़ लिए फिर 2 महीने नहीं पढ़ना, आज 2 रकात पढ़ लें लेकिन कल भी पढ़ें। तो इसके साथ साथ देखें जो अभी हाल ही में जो वाक़यात हुए हैं, अगर आप हमारे दीन को देखें, हमारा दीन जो है वो सहूलत पे, प्यार पे, मोहब्बत पे मबनी है। हाँ, अदल व इंसाफ उसकी बुनियाद है। और ये जो वाक़यात भी कुछ हुए तो क्या उसमें अदल हुआ? कोई भी नहीं कह सकता है कि उसमें अदल हुआ। हर शख्स का हक है कि उसको एक सुना जाए और उसका मौक़िफ़ सुना जाए, स्ट्रीट जस्टिस की तरफ ना जाया जाए। आपके सवाल की तरफ आता हूँ। देखें, बैन अक़वामी एक फिनोमेना है। हमारे सारे पीटीआई के तर्जुमान यही बात करते हैं। मैं भी यही कहूँगा कि जो फिनोमेना है महंगाई का वो बैन अक़वामी है और पूरी दुनिया में महंगाई का एक तूफान आया हुआ है। पाकिस्तान भी उसकी लपेट में है। लेकिन जो आपकी हुकूमत है वो कोशिश कर रही है कि मुख्तलिफ सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटीज़ जो सबसे ज़्यादा इससे हिट हुई हैं उनको कुछ ना कुछ रिलीफ दिया जाए। और जो अभी 120-140 अरब का एक पैकेज उन्होंने दिया एहसास राशन के लिए, तो वो टारगेट सब्सिडीज हैं आटे, दालों में और जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो कमोडिटीज़ हैं उसमें, कि आपको घी में, आटे में और दालों में एक रिलीफ मिले जो आम आदमी की खुराक है। इंशाल्लाह इसमें बेहतरी आएगी। जिस तरह अभी कुछ दिन पहले असद उमर साहब ने भी कहा कि इसमें बेहतरी आएगी। मैं समझता हूँ कि अगले 2-3 महीने बाद इंशाल्लाह आप कोई बेहतरी देखेंगे। लेकिन एक मुश्किल सूरत हाल से हम निकले। मईशत जो थी वो एक बहुत ही बुरी हालत में थी जब हमें मिली। उसको बड़े लेवल पे तो संभाल लिया गया है, लेकिन उसके असरात ज़ाहिर मौजूद हैं। डॉलर जो है वो बड़ी बुलंद सतह पे है क्योंकि हमने आर्टिफिशियली डॉलर को मेंटेन नहीं रखा, तो बड़े मुश्किल फैसले लेने पड़े। लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाएगा। ठीक हो गया। अली मोहम्मद खान साहब, अभी आपने महंगाई के हवाले से कहा कि ऑब्वियसली इंटरनेशनल फिनोमेना है और सारे वफाकी वज़रा भी यही कहते हैं कि ये पूरी दुनिया में बढ़ी है तो पार में भी बढ़ी है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक जो 92% पाकिस्तानियों की राय है कि जो गवर्नेंस है या पब्लिक सेक्टर में नाअहली या करप्शन या दीगर जो हुकूमती मामलात हैं उनकी मदाखलत की वजह से महंगाई में इजाफा हुआ है। आप इस रिपोर्ट को किस तरह से देखते हैं और आप ये इस बात को तस्लीम करते हैं कि ये सारे मामलात हैं, इस वजह से हमें ये इशू आ रहा है? देखिए, ट्रांसपेरेंसी एक इदारा है जिसकी एक रिपोर्ट है। हम असल में पाकिस्तान में जो हम लोग हैं, हम अपने आप पे बहुत ही रिपोर्टें और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से बड़े हम मुतासर हो जाते हैं। बड़ा हम समझते हैं जैसे कोई बड़ा तोप चल गई है। BBC की रिपोर्ट आ जाए, सब कोई बड़ा कोई तोप चल जाती है। हालांकि आपको सबको पता है किस तरह वो प्रोपेगेंडा में यूज होता है। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा में यूज होता है, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि एक आपको इंडिकेटर उससे मिल जाता है। लेकिन ये नहीं है कि 100% सही है। इसी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की 2016 की रिपोर्ट है जो कल मेरे से एक्सप्रेसी के प्रोग्राम में मंसूर साहब ने पूछा, तो मैंने उनको कहा कि 2016 में उनकी रिपोर्ट ये थी कि मियां नवाज शरीफ के दौर में जो है वो करप्शन कम हुई थी। और वो रिपोर्ट ये थी कि पिछले 4 साल में कम हुई है। मतलब है कि जरदारी साहब और मियां साहब के दौर में करप्शन कम हुई थी। तो क्या ये कोई मानने वाली बात है?
बहरहाल एक इंडिकेटर उससे है, कुछ चीजें उसमें सही भी हैं, कुछ उसमें गलत भी हो सकती हैं, तो हमने उसमें जो सही चीजें उनको देख के अपना जो है वो डायरेक्शन ठीक करनी है, लेकिन अपने ऊपर जो है वो इन चीज़ों को सवार ना करें, अपनी हुकूमत पे एतमाद करें, अपने इदारों पे हम एतमाद करें। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान साहब के हवाले से कहा था कि वो पेशावर न जाएं और वो न सिर्फ वहाँ पे गए बस, बल्कि बहुत सारे रिलीफ पैकेजेस का भी ऐलान किया। तो ये ओवरऑल जो इलेक्टोरल प्रोसेस है उसको आपको पता है चीज़ इम्पैक्ट करती है। और दूसरा, इलेक्शन कमीशन के साथ आपका ईवीएम के ऊपर भी अच्छा खासा एक मामला चल रहा है। तो इसको देखते हुए कि आपको नहीं लगता कि ये चीज़ मजीद इसको हीट देगी जो बिटवीन गवर्नमेंट एंड इलेक्शन कमीशन इस वक्त जो इश्यूज चल रहे हैं, खासतौर पर ईवीएम को लेकर, इलेक्शन 2023 को लेकर? देखिए, मैं आपको गर्ज करूं, पार्लियामेंट्री फेयर जिसकी वजारत है मेरे पास, हमारा काम होता है इलेक्शन कमीशन को रिप्रेजेंट करना। पार्लियामान में इलेक्शन कमीशन को मैं ही रिप्रेजेंट करता हूं और एक तरह से इलेक्शन कमीशन और हुकूमत के बीच में मेरी वजारत एक ब्रिज भी है। अच्छा। मैं वो बात करूंगा जो ऐसी बात हो जो मुनासिब हो। देखें, वज़ीर आज़म का बहुत बड़ा ओहदा है, मुल्क का सबसे बड़ा इंतजामी ओहदा है। किसी भी बाई इलेक्शन या किसी भी बल्दियाती इलेक्शन जो मुल्क के कुछ हिस्से में हो, आप मुल्क का इंतजाम नहीं रोक सकते। 4 फेडरेटिंग बड़ी यूनिट्स हैं और उसके साथ साथ आज़ाद कश्मीर, अल्लाह उसको मुकम्मल आज़ाद करे, जो मकबूजा कश्मीर है अल्लाह उसको आज़ाद करे और इंशाल्लाह कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। साथ में गिलगित बल्तिस्तान है, हर जगह वज़ीर आज़म पाकिस्तान का एक रोल है, लेकिन खासकर जो 4 सूबे हैं। अब खैबर पख्तूनख्वा बड़ी एक स्ट्रेटेजिक सूबा भी है और बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है, पेशावर उसका सदर मकाम है। हर जगह इलेक्शन नहीं हो रहा, सदर मकाम में वज़ीर आज़म जा सकते हैं। हाँ, अगर किसी पर्टिकुलर इलाके में जाएं और उस इलाके के हवाले से स्पेसिफिक स्कीमें दें जिससे अचानक वो एक तासुरी बदल जाए, ऐसा तो कुछ नहीं है। जनरल स्कीमें हैं जो पूरे मुल्क में वो दे रहे हैं, यहाँ भी उनका ऐलान उन्होंने किया है और ये स्कीमें ऐसी हैं जिसका ऐलान बहुत पहले हो चुका हुआ है। लेकिन अगर कल को अगर इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन हो तो क्या हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान को इस्लामाबाद से दरबदर करके मियांवाली भेज देंगे? ऐसा नहीं होता। इंतजामी ओहदा है, बड़ा ओहदा है, उन्होंने जाना होता है। बाकी इलेक्शन कमीशन का एहतराम है, कुछ इलेक्शन कमीशन को लिखा भी तो नहीं गया ना। ये तो ऐसे ही है कि एक इदारा अगर आपको कुछ करने को कहे और आप फिर वो कर दें और फिर उसके बाद उसको जस्टिफाई करें, तो ऐसे ही जैसे कोई भी कानून तोड़ के उसको बाद में जस्टिफाई करे कि क्योंकि इदारे ने कहा था और मेरी ये मजबूरी थी। खैर, गेटिंग बैक टू इट, ये तो यकीनी तौर पर आपका जो एक मामला है उसको आप सेटल करेंगे, जो भी इलेक्शन कमीशन देखते हैं इस पे क्या रिएक्शन देता है। दूसरी जानिब शॉर्टली मुझे इंसदादे बदउनवानी के हवाले से एंटी करप्शन डे है और पाकिस्तान में पिछले कुछ अरसे में अकाउंटेबिलिटी की बड़ी धूम रही है। हुकूमत कहती है सब अच्छा है, अपोजिशन कहती है सब बुरा है। तो आप इस दिन को पाकिस्तान के तनाजुर में कैसे देखते हैं? कितना अहम दिन है आज, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अहम दिन है। हमारे मुल्क को करप्शन दीमक की तरह चाट गई है। तहरीक इंसाफ वाहिद जमात है जो इस इशू को लेके आई और इस पे इलेक्शन लड़ा और अल्लाह ताला के करम से कुछ बड़ा स्कैंडल जो है हुकूमत का अभी तक नहीं आया और जितना हमने स्टैंड लिया है करप्शन के खिलाफ ही लिया है। अगर हम इस करप्शन की दीमक से इस मुल्क को बचा गए, देखें बड़े बड़े दफातर से, वज़रा के दफातर से लेके नीचे बहुत छोटे छोटे दफातर तक हर जगह करप्शन का दौरा था। जब हम आए इसको 3 साल में जीरो पे लाना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन उसके लिए बड़ी पेशकदमियां हुई हैं। बड़ा हमने मुखालफत का सामना हमें हुआ, ऑयल माफिया का हुआ, आटे माफिया का हुआ, हमें पेट्रोल माफिया का जो है हुआ, चीनी माफिया का हुआ। तो हम खड़े हैं इस इशू पे इंशाल्लाह। जब तक पाकिस्तान को करप्शन से पाक नहीं करेंगे ये मुल्क आगे बढ़ेगा। चलो, विश यू ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इंसदादे बदउनवानी का आलमी दिन मनाया जा रहा है और इसका बुनियादी मकसद माशरे को करप्शन से पाक करने के अज़्म को फरोग देने के साथ साथ ऐसे इक़दाम भी उठाना है जिससे करप्शन की मुकम्मल रोकथाम हो सके। आज के दौर में बदउनवानी को हक तस्वर किया जाता है और उसे बुराई और जुर्म तो बज़ाहिर तौर पर समझा ही नहीं जाता। करप्शन पर गिरफ्तार हर शख्स विक्ट्री का निशान बनाकर कानून का मजाक उड़ाता दिखाई देता है और कुछ दिनों बाद प्ली बार्गेन करके वो इंतहाई बाइज्जत अंदाज में बरी भी हो जाता है। मगर सवाल ये है कि क्या करप्शन सिर्फ माली सूरत में ही होती है? क्या सिर्फ सियासतदान और बड़े बड़े ओहदों पर फाइज अफसरान ही करप्शन करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। बदउनवानी के रवैये माशरे को बुरी तरह से, हम उसमें कह लें, माशरे में घिर चुका है। हकीकत तो ये है कि जिसका जहां बस चलता है वो अपना हिस्सा मिला लेता है। इखलाकी करप्शन भी हमारे माशरे को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया गया और बात बात पर इर्द गिर्द ही देखें, झूठ बोलना, धोखा देना, नाप तोल में कमी करना, हम आम तौर पर देखते हैं मिलावट का जो एलिमेंट है, दूसरों को नुकसान पहुंचाने के हवाले से, अपने इर्द गिर्द माहौल ख़राब करने के हवाले से हर चीज़ में अपना हिस्सा हम डालते हैं। और ये भी जो कह लें गैर इखलाकी जो हमारे रवैये हैं ये भी करप्शन के ज़ुमरे में आते हैं। इसलिए बहैसियत कौम हमें इसका आगाज़ इंडिविजुअल लेवल पर अपनी ज़ात पे करना है कि हम इस चीज़ को माशरे से पाक करें। जब तक हम अपने अंदर तब्दीली नहीं लाएंगे तब तक हम माशरे से भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और हदीस मुबारका है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसका मफहूम ये है कि एक वो बदतरीन वक्त वो है इस उम्मत के ऊपर कि जब रोज़ लोग अपने रिस्क के अंदर हलाल और हराम की तमीज़ छोड़ दें, हलाल और हराम की तमीज़ करें।
अगर आप नहीं करें तो इसका मतलब है देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग, आपके साथ कोई बहुत बड़ा मसला है। अल्लाह हम सबको करप्शन से बचाए, अपने आप का एहतसाब करने की तौफीक दे। यही मैसेज है आज के दिन के ऊपर। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक टू एस्प्रेसो। अब कुछ अफगानिस्तान की बात करें तो आलमी बरादरी की बेहिसी और लापरवाही से इस वक्त अफगानिस्तान में एक बड़ा इंसानी बहरान पैदा होने लगा है। वैसे तो ये खबरें काफ़ी अरसे से आ रही हैं, लेकिन अब सूरत हाल वाकई इंतहाई नाजुक हो चुकी है। तालिबान के बरसरे इख्तदार आने के बाद जो मगरबी ममालिक हैं उन्होंने न सिर्फ अरबों डॉलर की इमदाद रोक दी है, बल्कि बैरून मुल्क जो उनके असासे अफगानिस्तान हुकूमत के मौजूद थे उनको भी मुंजमद कर दिया गया है। और इसी के बायस इस वक्त जो अफगानिस्तान है यहाँ पे एक संगीन इंसानी बहरान पैदा होने का खदशा है। गुर्बत, भूख और अफलास के मारे अफगान अपने खानदान, अपने बच्चों और बच्चियों को बेचना शुरू कर दिया है। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि अफगानिस्तान की आधी से ज्यादा आबादी ग़िज़ाई किल्लत और अदम तहफ़्फ़ुज़ की वजह से क़ैद साली का शिकार है। और अगर इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर अफगानिस्तान के मुंजमद फंड्स फौरी तौर पर जारी न किए गए तो बच्चों समेत लाखों शहरी जाबाक हो सकते हैं। दिस इज सो अनफॉर्चुनेट। अमरीकी थिंक टैंक इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप ने भी खबरदार किया है कि अफगानिस्तान में मौसम सरमा में 10 लाख अफगान बच्चे भूख से मर सकते हैं। ग्रुप ने अमेरिका, यूरोप और दीगर अतिया देने वाले ममालिक से मुतालबा किया है कि अफगानिस्तान पर पाबंदियों में नरमी की जाए और साथ साथ मुशीर कौमी सलामती डॉक्टर मोईद यूसुफ ने भी दुनिया को खबरदार किया है कि अफगानिस्तान एक और तबाही की तरफ जा रहा है। मगरिब अपना रवैया बदले, अफगानिस्तान को बदतरीन इंसानी बहरान का सामना भी है। पाकिस्तान बतौर हमसाया मुल्क इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर अफगान शहरियों के हवाले से बात करें तो उसकी मदद में पेश है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में जो क़याम अमन है उसको बरकरार रखने के लिए अपनी हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं और हर सतह पर मदद भी फराहम की जा रही है, चाहे वो खाने पीने की चीज़ें हों, अद्वियात हों, दीगर अशाई ज़रूरियाँ हों, अफगानिस्तान भिजवाई जा रही हैं। इसके साथ साथ बात की जाए अफगानिस्तान की इमदाद के लिए दीगर मुल्कों को भी अपनी फ़िज़ाई और ज़मीनी रास्ते भी फराहम किए जा रहे हैं पाकिस्तान की जानिब से। जबकि अफगानिस्तान की सूरत हाल पर पाकिस्तान की मेज़बानी में OIC में वज़ीर ख़ारजा कॉन्फ्रेंस 19 दिसंबर को होने जा रही है, जिसमें P5 ममालिक के साथ साथ दुनिया के जो दीगर अहम ममालिक हैं, अक़वाम मुत्तहिदा है, आलमी इदारे हैं, उनको मदऊ किया जा रहा है, जिसका मकसद यही है कि अफगानिस्तान के मसाइल को समझा जाए और उनके लिए वसाइल का इंतजाम किया जाए। बिल्कुल, ये सूरत हाल बहुत गंभीर है और एक अफगानिस्तान के वफ्द की भी पाकिस्तान आने की उम्मीद है, जो कि इस वक्त जो बैनुल-अक़वामी राब्ते हैं और ख़ास तौर पे जो एक दूसरे के साथ इंटर कनेक्शन, इंटर रिलेशन एक स्टेटस है उसको बेहतर करने के लिए काम करेगा। हमारे साथ कामरान यूसुफ साहब मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, हमारे एंकर पर्सन भी हैं। उनसे पूछते हैं इस सूरत हाल को लेकर अब वो दुनिया से क्या तवक्को रखते हैं और क्या दुनिया जिन खदशात की बिना पे ये नहीं कर रही थी, क्या वो खदशात दुनिया के अब भी मौजूद हैं और दुरुस्त हैं? कामरान साहब, थैंक यू वेरी मच, सुबह खैर आपको, आप हमारे साथ मौजूद हैं। सवाल मेरा यही है कि जिन खदशात की बुनियाद पर मुख्तलिफ वसाइल को दुनिया अफगानिस्तान के हवाले नहीं करना चाह रही, क्या मौजूदा अलमिये को देखकर भी उन खदशात को ही प्रायोरिटी दी जानी चाहिए या आपके ख्याल में नहीं, दुनिया को इसको एक सेकंड थॉट देनी पड़ेगी मौजूदा इंसानी अलमियों को देखते हुए? आई थिंक इस वक्त जो मगरबी दुनिया है वो एक कंफ्यूजन का शिकार है। एक तरफ वो चाहते हैं और वो जो कह भी रहे हैं, बल्कि उनके अपने जो NGOs हैं वो इस बात से खबरदार कर रहे हैं कि वहाँ पे एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद है और एक तरह से वो मदद करना भी चाहते हैं, वो मदद कर भी रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या वो अफगान तालिबान की हुकूमत को बाकायदा तौर पर रिकग्नाइज करें, ये मेरे ख्याल में वो कंफ्यूजन है जिससे अभी तक वो बाहर नहीं आ पा रहे। और अगर वहां पर किसी इंसानी जो अलमिया वहां पे जन्म ले रहा है उसको रोकना है तो उसका जो अल्टीमेट हल है वो है यही कि आप या तो अफगान तालिबान की हुकूमत को एक नई रियलिटी के तौर पे एक्सेप्ट करें। जी ऑडियो कनेक्टिविटी का इशू है, हुकूमत है, जो भी डिस्टेंसेशन है। हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है अब। जी, मेरी आवाज आ रही है अभी? जी, आ रही है। अच्छा, मैं जो बुनियादी तौर पर ये कह रहा था कि इस वक्त जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, खास करके जो वेस्टर्न वालिक हैं, वो कंफ्यूजन का शिकार हैं। वो एक तरफ चाहते हैं कि अफगानिस्तान के अवाम की मदद करें, लेकिन एट द सेम टाइम वो अफगान तालिबान की हुकूमत को रिकग्नाइज नहीं करना चाहते। और इन द लॉन्ग रन अगर आपने वहां पर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को प्रिवेंट करना है, लॉन्ग टर्म वहां पे पीस एंड स्टेबिलिटी लानी है, तो एट द एंड ऑफ द डे आपको अफगान तालिबान को एज ए न्यू रियलिटी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन लगता है ये है कि उनके साथ वो इंगेज कर रहे हैं, लेकिन उनको वो तस्लीम नहीं करना चाहते और
जो इंसानी अलमिया वहां पर जो जन्म ले रहा है उसको रोकना मुझे लगता है कि नामुमकिन है। अच्छा, मैं अभी ये पढ़ भी रहा था, जो बैनुल-अक़वामी इदारा खुराक है उसके जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं मिस्टर ब्रेस्ट, जब वहाँ पे गए तो उनकी एक स्टेटमेंट BBC उर्दू ने भी शाये की, जिसमें उन्होंने बाकायदा तौर पर यह कहा कि ऐसा लगता है कि हम बहुत बड़े यानी कि मिसाल उसकी उन्होंने ऐसे दी कि जितना हम तस्वुर कर सकते हैं इतने बदतरीन इंसानी अलमी की जानिब हम जा रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि 95% जो इस वक्त अफगान शहरी हैं उनके पास इतनी खुराक नहीं है जिससे उनका गुजारा हो सके, जिससे वो गुजर बसर कर सकें। तो इस सूरत हाल को देखते हुए अब जब दुनिया में दो ममालिक के दरमियान कामरान कोई इशू होता है तो आलमी बरादरी की तरफ देखा जाता है, लेकिन ये तो इटसेल्फ आलमी बरादरी की ही जानिब से एक मसला है, जो बैनुल-अक़वामी इदारे हैं उनकी जानिब से एक क्राइसिस खड़ा हो गया है। तो अफगानिस्तान के जो शहरी हैं वो फिर किस से इंसाफ मांगे? ये जो सियासतों की जंग है, रिसोर्सेज की जंग है, इसमें जो 2 करोड़ 20 लाख से ज्यादा अफराद पिसने जा रहे हैं, मरने जा रहे हैं, उनका कौन सहारा बनेगा? देखिए, जिन हकायक की तरफ आपने या तल्ख हकायक की तरफ आपने तवज्जो मबसूल कराई है, ये कोई नई बात नहीं। अमेरिका को भी पता है, मगरब को भी पता है, क्योंकि तालिबान लाने से पहले 4-3 ट्रिलियन डॉलर्स जो है वो उनको इमदाद दी गई थी, जो उनके रोजमर्रा के मामलात जो हुकूमतें वहां पे चलती हैं। और अगर आप एकदम से उनकी 9.5 अरब डॉलर जो अमेरिका ने मुंजमद किए रखे हैं, तो आप तसव्वुर कर सकते हैं कि वहां पर क्या हालात हो सकते हैं। इशू असल में ये है कि हमारे डबल स्टैंडर्ड्स हैं। यकीनन बज़ाहिर दुनिया एक कंसर्न शो कर रही है, अमेरिका भी कंसर्न शो कर रहा है, लेकिन रियलिटी ये है कि लगता ये है कि शायद अभी तो थोड़ी बहुत ये स्टेटमेंट्स बयानात सामने आ रहे हैं, जो खदशा है कि आइंदा आने वाले महीनों में या 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर आप देखेंगे कि अफगानिस्तान जो बैनुल-अक़वामी जो मंजरनामा है, खास करके मगरबी दुनिया, उससे गायब होने का खदशा है। और यही वो वजह है कि पाकिस्तान इस वक्त बहुत ज्यादा जोर दे रहा है, बार बार ये कह रहा है कि आप माजी की गलती मत दोहराएं, क्योंकि अगर वहां पे इंसानी अलमिया जन्म लेता है, वहां पे इकोनॉमिक कोलैप्स होता है, तो होगा क्या कि वहां पर एक दफा फिर खदशा है कि दहशतगर्द तंजीमें जो हैं वो दोबारा जड़ पकड़ेंगी, और फिर वो ना सिर्फ इस खित्ते के लिए बल्कि दुनिया के लिए भी खतरा हो सकती है। तो लगता ही है कि दुनिया या मगरिब जो है एक दफा फिर किसी एक साने का इंतजार करेगा और फिर इनकी मदद करेगा। एट दिस स्टेज इट अपीयर्स कि वो मदद करना चाहते हैं, लेकिन वो उस तरीके से मदद नहीं करना चाहते कि अपनी डिवाइस की डायरेक्शन को तब्दील कर लें तो सिग्नल्स बेहतर हो जाएंगे, ताकि वो आपकी आवाज ब्रेक ना हो। बिल्कुल कामरान, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो मेरा एक सवाल ये है कि पाकिस्तान को अब देखें तो इंसानी बुनियादों पर बतौर हमसाया मुल्क वो अफगानिस्तान की भरपूर मदद भी कर रहा है, और यहाँ तक कि वो दीगर ममालिक, मगरबी ममालिक की बात करें, उनको भी सहूलियात फराहम कर रहा है कि वो किसी तरह केटर किया जाए। पाकिस्तान का जो एक रोल है इंपॉर्टेंट है, और पाकिस्तान की मेज़बानी में जो OIC की ये कॉन्फ्रेंस भी होने जा रही है 19 दिसंबर को, जिसमें P5 ममालिक भी शिरकत करें। आपको लगता है कि कॉन्फ्रेंस हेल्पफुल होगी, जिसमें आलमी जो इदारे हैं या दीगर ममालिक हैं उनकी जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स अफगानिस्तान, उसमें बेहतरी आ सकती है? मेरे ख्याल में हेल्पफुल तो होनी चाहिए, क्योंकि अगर पाकिस्तान कामयाब हो जाता है, ज़ाहिर 57 ममालिक हैं OIC के, उनके बेशतर अगर वज़राए ख़ारजा यहाँ पे आ जाते हैं, P5 यानी कि UN सिक्योरिटी काउंसिल के जो मुस्तकिल अरकान हैं उनके नुमाइंदे यहाँ आते हैं, उसके अलावा जर्मनी, जापान और इस तरह के जो ममालिक हैं उनको भी पाकिस्तान ने दावत दी है। तो एक लिहाज से अफगान तालिबान के आने के बाद ये सबसे बड़ी बैनुल-अक़वामी गैदरिंग होगी, तो एक मौका होगा, उसमें अफगान तालिबान का हाई लेवल डेलीगेशन की शिरकत की भी तवक्को है। तो दोनों अतराफ अपना नुक्ता नजर एक दूसरे के सामने रखेंगे। मकसद जो है वो इस कॉन्फ्रेंस का, जो मेरी पाकिस्तानी हुकाम से बात हुई है, वो यही है कि दुनिया को ये रियलाइज करवाया जाए कि इस वक्त वहां पे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है और ये वक्त है उनकी मदद करने का। पाकिस्तानी जो हुकाम है वो इस लिहाज से पुरुम्मीद जरूर है कि जब तमाम ये लोग वहां पे यहाँ पे आएंगे और खुद अपनी आंखों से और फर्स्ट हैंड अकाउंट उनको मिलेगा, तो तवक्को करनी चाहिए कि वो बातों से बढ़कर वाकई में उनकी मदद करेंगे। लेकिन पाकिस्तान हकीकत में असल में चाहता है कि एक जो न्यू रियलिटी है अफगानिस्तान के अंदर, उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए, क्योंकि 20 सालों में अगर आप अफगान तालिबान को मिलिटरीली डिफीट नहीं कर सके तो फिर आपके पास ऑप्शन और क्या है। इस वक्त तालिबान जो है वो तकरीबन तमाम उनका अफगानिस्तान के ऊपर कंट्रोल है। जो दुनिया के खदशात हैं यकीनन उनको ऑफ एंड ऑन रेज करना चाहिए, लेकिन इस रियलिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए। और अगर अफगानिस्तान के जो अवाम है 4-4.5 करोड़,
वो उनकी वेलफेयर उनको फोकस करें। शॉर्टली, तालिबान की स्ट्रैटेजीज महज अब दुनिया को देखना है, क्योंकि आके उन्होंने जहां पे अपनी हुकूमत कायम की है वहां पे अफगान हवाम को बहुत मुश्किल में भी डाल दिया, और उनके ऊपर अब जिम्मेदारी भी है कि वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और कुछ ना कुछ ऐसी सिफारती सतह पे कोशिशें करें जिससे कम से कम उनको तस्लीम करने का सिलसिला शुरू हो, और ये बहुत बड़ा बैरियर मौजूद है। सो आप तालिबान की स्ट्रैटेजी को कैसे देखते हैं, उस पर जो जिम्मेदारी है उसको कैसे देखते हैं, इस हवाले से भी बताइए। देखिए, तालिबान की अगर बात करें तो जब पहली दफा वो आए थे 1996 में, उसमें और अब में बज़ाहिर फर्क तो नजर आता है। वो दुनिया के साथ इंगेज करना चाहते हैं और वो ये भी कहते हैं कि दुनिया के जो खदशात हैं उनको वो एड्रेस भी करना चाहते हैं, लेकिन कुछ मामलात पे लगता ये है कि वो शायद उतनी फ्लेक्सिबिलिटी शो नहीं कर रहे। ठीक है कामरान, टाइम इज टू शॉर्ट। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद रहे और इस अहम मामले पे बात कर रहे थे। कामरान यूसुफ अफगानिस्तान के मामले पे हमसे बात कर रहे थे। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद एक्सप्रेसो आगे बढ़े और आपको बताएं ढाका टेस्ट के हवाले से, जिसमें पाकिस्तान ने बांग्लादेश को एक इनिंग्स और 8 रन से हरा दिया। हमारी प्रेडिक्शन कल वाली काफी हद तक ठीक हो गई। इस तरह 2 जो मैचेस की सीरीज इसमें क्लीन स्वीप किया और इस टेस्ट में कई रिकॉर्ड भी बने, जिसमें पाकिस्तान ने टेस्ट क्रिकेट में नई तारीख भी रकम की और टेस्ट मैच के 5वें रोज 13 विकेटें लेने वाली दुनिया की वाहिद टीम पाकिस्तान बन गई है, जिसने मैच जीतने के लिए 13 विकेटें आखिरी दिन में ली। साजिद खान टेस्ट मैचेस में 12 विकेटें लेने वाले पहले पाकिस्तानी ऑफ स्पिनर भी बन गए। दूसरी जानिब बात करें, आईसीसी ने टेस्ट चैंपियनशिप के जो पॉइंट्स टेबल है उसकी ताज़ा तरीन सूरत हाल भी जारी कर दी है, जिसके मुताबिक अगर हम बात करें तो श्रीलंकन क्रिकेट टीम ने 2021 से 2023 के दरमियान जो शेड्यूल्ड टेस्ट मैचेस हैं, अब तक 2 मैचेस खेले और दोनों में कामयाबी हासिल की है। और वो 100% जो बात की जाए तो उस हवाले से फीसदी मार्जिन के साथ पहली पोजीशन के। इसके अलावा अगर पाकिस्तान की बात करें तो अब तक 4 टेस्ट मैचेस खेले हैं, जिसमें 3 में कामयाबी और 1 में उन्हें शिकस्त हुई है। साथ साथ वो 75% के साथ दूसरे नंबर पे है। भारत ने 6 मैचेस खेले, 3 में से उन्हें कामयाबी हुई है, 1 में शिकस्त हुई है, 2 मैचेस ड्रॉप हुए हैं। इसी हवाले से ओवरऑल टेस्ट रैंकिंग के हवाले से हम बात करेंगे। हमारे पास मिर्जा इकबाल बेग मौजूद है। मिर्जा साहब, कल इमरान की प्रेडिक्शन तो बड़ी सही साबित हुई और पाकिस्तान ने क्लीन स्वीप तो कर दिया, क्या कहेंगे इस फतह के हवाले से? बहुत बहुत शुक्रिया अरमला, आपको भी और इमरान को भी सुबह बखैर। और अगर आप देखा जाए ओवरऑल से वॉश आउट हुआ और उसके बावजूद इस मैच का नतीजा आ जाएगा, लेकिन जिसे कहते हैं ना टेस्ट क्रिकेट जो है, अब क्रिकेट उसी कि ऐसा लग रहा था सीसॉ रहा कि हेलो जी जारी रखिएगा, मेरे साहब आवाज आ रही है। शायद हमें सुन नहीं पा रहे हैं मिर्जा साहब। खैर जी, बहुत दोबारा लिंक कीजिएगा मेरे साहब से, हम दोबारा से बात करते हैं। बहुत ज़बरदस्त ये मैच हुआ और इस वक्त मजमूई तौर पर भारत जो है वो तीसरे नंबर पे है 58 पॉइंट, आई थिंक 33 पॉइंट्स के साथ। इसके बाद इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज़, न्यूजीलैंड और फिर बांग्लादेश है। 2021 से 2023 के दरमियान जो शेड्यूल्ड तमाम टेस्ट मैचेस हैं, मुकम्मल होने के बाद जो टेबल है इस पर मौजूद टॉप 2 टीम्स के दरमियान एक टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल होगा। इस वक्त जो टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल है, जो टाइटल है इस वक्त वो न्यूजीलैंड के पास मौजूद है। जैसा कि हमने आपको बताया भी था, न्यूजीलैंड के लिए साल 2021 जो था वो एक बेहतर साल रहा था। इसमें वो T20 वर्ल्ड कप का फाइनल भी खेले, उसके साथ साथ जीत नहीं पाए और 2 के भी इंडिया के खिलाफ जो उनकी सीरीज है वो इंतहाई बुरी रही, बहुत बुरी तरह से उनको शिकस्त हुई भारत के अंदर। लेकिन दूसरी जानिब बहुत अच्छा इन दिस सेंस रहा कि उन्होंने टेस्ट के अंदर भी टेस्ट चैंपियनशिप अपने नाम की, देन T20 का फाइनल भी खेले। सो वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम दिसंबर को 2 T20 मैचेस खेले जाएंगे, उसके बाद 16 दिसंबर को तीसरा और आखिरी T20 मैच होगा। मिर्जा साहब से हमारा राब्ता दोबारा हो गया। मिर्जा साहब दोबारा से अपनी बात को वहीं से कंटिन्यू कीजिएगा। आप टेस्ट मैच में जो पाकिस्तान की फतह है उसको कह रहे थे और एक टेस्ट मैच के हवाले से आप कहते हैं बड़ा अनप्रेडिक्टेबल होता है समटाइम्स। जी अरमला, कल जिस तरीके से आखिरी सेशन में ऐसा लग रहा था कि बांग्लादेशी टीम ये टेस्ट मैच बचाने में कामयाब हो जाएगी, जब शकीबुल हसन और मेहदी हसन बैटिंग कर रहे थे। लेकिन फिर उसके बाद लगता है किस्मत की देवी भी कल पाकिस्तान पर मेहरबान थी कि बाबर आजम ने जिस चीज को भी हाथ लगाया वो सोना बन गई। बाबर आजम खुद बॉलिंग करने के लिए आए और उन्होंने मेहदी हसन को LBW आउट करके टेस्ट क्रिकेट में अपनी पहली विकेट हासिल की और उस पार्टनरशिप को तोड़ा और उसके बाद ही पाकिस्तान को कामयाबी हासिल हुई। मैं समझता हूं कि बांग्लादेश की टीम की बैटिंग जो थी वो बड़ी वल्नरेबल रही पूरी सीरीज में। अगर आप देखें, पहले चिटागोंग टेस्ट में सिवाय लिटन दास और
मुशफिकुर रहीम के कोई और इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सका इस टेस्ट मैच में भी। आप देखेंगे उन्हीं तीनों ने, और फिर शकीबुल हसन आ गए, इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। बहरहाल पाकिस्तान के लिए खुशाइन बात है कि 12 पॉइंट्स मिले, 36 पॉइंट्स हो गए पाकिस्तान के, और अब पाकिस्तान का असल इम्तिहान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होगा जो मार्च अप्रैल में टेस्ट सीरीज होगी। वो मेहदी हसन की जो बैटिंग है, वो मेहदी हसन पाकिस्तान के जो लेजेंड सिंगर, उनकी गजल की तरह लग रही थी, बहुत ही स्लो स्लो। अच्छा, इन दी एंड आपने बाबर आजम का मेरा सवाल था, लेकिन आपने मेंशन कर दिया। बांग्लादेश के हवाले से फाइनल कमेंट मिर्जा साहब, आज तक ये वर्ल्ड क्लास टीम नहीं बन पाई है, ना कोई बड़ा टाइटल अपने नाम कर पाई है, और ना किसी बड़ी टीम को एक यकीनी शिकस्त से हमकिनार कर पाई है, 2-4 कर पाई है, 2 के ऑस्ट्रेलिया वगैरह के खिलाफ अच्छा रहा इनका। इसको आप थोड़ा सा एलिब्रेट कर दे, बांग्लादेश के साथ मसला क्या है, व्हाई दे आर नॉट बिकमिंग द बेस्ट टीम, वन ऑफ द बेस्ट टीम? देखिए इमरान, जो ये साउथ एशिया में सियासत बड़ी होती है, चाहे श्रीलंका हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, तो उनकी क्रिकेट टीम लगता है सियासत की नजर हो गई। अगर आप बांग्लादेश के गुज़िश्ता टेस्ट मैचेस पर नजर डालें, 14 टेस्ट मैचेस में से बांग्लादेश की टीम 11 टेस्ट मैच हारी है, और 1 टेस्ट ड्रॉ हुआ और 2 टेस्ट जीती, वो भी जिम्बाब्वे की कमजोर टीम के खिलाफ, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस बजाय ऊपर जाने के नीचे की तरफ जा रही है। खिलाड़ियों का सिलेक्शन पॉलिसी में इनकंसिस्टेंसी, बार बार कप्तानों की तब्दीली। अब इस टेस्ट मैच में 3 कप्तान खेल रहे थे, मुशफिकुर रहीम, शकीबुल हसन और मौजूदा कप्तान मोमिनुल हक। तो और महमूदुल्लाह, आपको पता है कि वो रिटायरमेंट ले चुके हैं टेस्ट क्रिकेट से। तो वहाँ अजीब और गरीब किस्म का केओस है, प्रॉपर तरीके से खिलाड़ियों को हैंडल नहीं किया जा रहा, टीम में बार बार तब्दीलियां कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी टीम सेट नहीं हो पा रही है। मेरे साहब, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें तजिया हमारे सामने रखा और इस हवाले से आगाह किया। पाकिस्तान को मुबारकबाद के साथ कि पाकिस्तान ने व्हाइट वॉश किया। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर से आए। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात करेंगे सुरों के सुल्तान उस्ताद राहत फतेह अली खान की, जो आज अपनी 47वीं सालगिरह मना रहे हैं। मौसीकी के घराने में आंख खोलने वाले राहत फतेह अली खान ने कम उम्री में ही अपने चचा उस्ताद नुसरत फतेह अली खान के साथ समा की महफिलों में जाना शुरू किया था, और 2019 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जानिब से मौसीकी के शोबे में उन्हें PhD की डिग्री भी दी गई। और उस्ताद राहत फतेह अली खान आलमी सतह पर बेशुमार जगहों पर परफॉर्म करके पाकिस्तान का नाम रोशन कर चुके हैं, और आज अपनी 47th बर्थडे मना रहे हैं। और हम इनको फिर डॉक्टर राहत फतेह अली खान कह सकते हैं। बिल्कुल कह सकते हैं। स्कॉलर है ये, बहुत बहुत सालगिरह की मुबारक। द लेजेंड राहत फतेह अली खान पाकिस्तान को बहुत जबरदस्त, इनफैक्ट बड़े सगीर को आपने गीत दिए, ऐसे ही गाते रहिए और आगे जाते रहिए। अच्छा जी, अब हमने एक और ट्रिब्यूट है हमारे पास। 9 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान नेवी की तारीख में बड़ी अहम हैसियत हासिल है, जब PNS हंगूर ने इंडिया नेवी का INS खुर्खी को नाको चने चबवाए, तबाह किया। और ये 1971 की जंग का महाज था, जिसमें हमने वेस्टर्न फ्रंट के ऊपर शानदार कारकर्दगी दिखाई कमांडर तस्नीम अहमद की जेर निगरानी। इसी हवाले से एक डिजिटल रिपोर्ट है हमारे पास, आपको दिखाते हैं। के दूसरे हिस्से में आपको एक बार फिर खुशामदीद। और अब वक्त हुआ जाता है हमारे सेगमेंट फ्लैग्स का, जिसमें सना हुमायूं आज हमें लेके जा रही हैं ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन, जहां पर एक तस्वीरी नुमाइश हुई है और ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर की अहलिया पाकिस्तान के शहर में मुब्तला है, मतलब मुब्तला है वो। चले जनाब, देखते हैं आज का फ्लैग्स। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सना हुमायूं। आपको फ्लैग्स के एक और एक्साइटिंग एपिसोड में खुशामदीद कहती हूँ। इस्लामाबाद में मुनक्किद किया गया है ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन की जानिब से एक एग्जीबिशन। वाइफ ऑफ ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर गेनोर शॉ ने पाकिस्तान के खूबसूरत नॉर्दर्न एरियाज के लैंडस्केप को कैप्चर किया है अपने कैमरा से, और यहाँ पर पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए एग्जिबिट किया गया है। तो ये सब देखने के लिए रहना पड़ेगा आपको मेरे साथ। और अभी मैं मौजूद हूँ अस्मा राशिद खान के साथ, हु इज़ अ फाउंडिंग डायरेक्टर ऑफ सतरंग गैलरी। अस्मा, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी कांग्रेचुलेट यू ऑन दिस ब्यूटीफुल एग्जीबिशन एंड लेट मी, मुझे ये बताएं कि ये इवेंट आपके लिए कैसा रहा? Thank you, Sana. It's a great honor for us to show the photograph. ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर की अहलिया के लिए ये नुमाइश करवाना मेरे लिए किसी एजाज से कम नहीं।
सतरंग गैलरी वो जगह है जहां हम लोग उभरते हुए फनकारों को प्रमोट करते हैं। हम समझते हैं कि फन ही की वजह से मुख्तलिफ ममालिक के माबैन अच्छे रवाबित कायम हो सकते हैं। इस नुमाइश की मेज़बानी करके हमें बहुत खुशी हुई। So we are really delighted and honored to host this exhibition. And the second thing is this, कि this whole exhibition एक गैर मुल्की ने इस पूरी नुमाइश में पाकिस्तान के शानदार मनाजिर को दिखाया है। एक पाकिस्तानी होने के नाते आपको कैसा महसूस हो रहा है? And appreciated. So how have you looked at it? Yes, totally. So when Gaynor came by my office to show me, जी बिल्कुल, जब ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर की अहलिया हमारे दफ्तर में अपना काम दिखाने आई तो मुझे बहुत फख्र हुआ किस तरह गैर मुल्की खातून ने पाकिस्तान की खूबसूरती के मनाजिर को कैप्चर किया है। हमने फौरन ही उन्हें पेशकश करवा दी कि आप हमारे यहाँ इन तस्वीरों की नुमाइश करें। ये सब कुछ हमने बहुत जल्दी किया, हमारे पास वक्त बहुत कम था। हम इस नुमाइश में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुलाना चाहते थे। proud of their country. And definitely सतरंग जी is a हाँ, place सतरंग where वो जगह है जो फनकारों को प्रोमोट करता है। और अगर बात की जाए सकाफत की तो इससे बेहतर चीज़ पाकिस्तान के लिए कुछ Thank you नहीं। very much, Asma. Thank you, Sana. Thanks for covering the exhibition. Thank you. Okay. Thanks. Right now, I am with Gaynor Shaw, wife of Australian High Commission, and let me ask the lady how. अपनी पहली नुमाइश कामयाबी से करने पर मैं आपको मुबारकबाद देना First of all, चाहूँ। let me congratulate you on this first exhibition. My first exhibition here. आपका बेहद शुक्रिया। So thank you very much. You're welcome, and it's a great opportunity to see कि how हम your देखना eyes चाहेंगे are कि Pakistan आपकी आंख and से our पाकिस्तान कैसा दिखता tell me how है। इस much नुमाइश को करवाने में यकीनन आपने बहुत मेहनत की होगी। contribution to collect. A lot. A lot of my heart and soul has gone into it. We had a बहुत 10-day ज़्यादा। trip to Gilgit. मैंने अपनी पूरी मेहनत से ये काम किया। हम 10 दिन के लिए गिलगित बल्तिस्तान गए थे। वहाँ से वापस आने के बाद मैंने वहाँ की सकाफत के बारे में ब्लॉग्स लिखना शुरू किए। मैंने ये सब ब्लॉग्स वहाँ के लोगों, निज़ारों और रिवायात पर लिखे ताकि बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की असल तस्वीर दिखाई जा सके। मैं चाहती थी कि ऑस्ट्रेलिया में भी पाकिस्तान की खूबसूरती को देखा जा सके। Share that with more than just the lucky few. So, may I ask what is the one thing वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको पाकिस्तान घूमने पर मजबूर करती over है? and travel across the Pakistan? For me, it has been the people. मेरे लिए तो यहाँ के लोग सबसे ख़ास हैं। यहाँ की सकाफत और यहाँ के नज़ारे तो बहुत ही खूबसूरत हैं, लेकिन यहाँ के लोगों ने जिस मेहमान नवाजी का मुजाहरा किया वो मेरे लिए सबसे ख़ास है। यहाँ के मुकामी लोग बहुत अच्छे तरीके से बात करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। Alive. Wonderful. So, can we see how इस many नुमाइश में areas आपने किन जगहों की तस्वीरें मुंतखब की हैं? how many areas have you covered in this exhibition? Okay, I'll show you a couple of my favorites. Sure. And so I think we'll start with this one. मैं सबसे पहले आपको अपनी पसंदीदा तस्वीरें दिखाती हूँ। ये देखें, ये तस्वीर मैंने राकापोशी जाते हुए ली थी। इस पहाड़ के बारे में मैंने बहुत सुन रखा था। हम रास्ते में जा रहे थे कि एक मोड़ मुड़ते ही ये मंजर मेरे सामने आया। मैंने वहाँ गाड़ी रुकवाकर ये तस्वीर बनाई थी। इस तरह का मंजर मैंने पहले कभी नहीं देखा था। ये मेरे लिए बहुत हैरत अंगेज मंजर था। Person, and it was amazing. Okay. And this one? So on the way back, in our very last stop in Gilgit, जब हम अपना सफर मुकम्मल करके वापस आ रहे थे तब मैंने ये तस्वीर स्कर्दू में ली थी। ये काचूरा झील है। and to me, ये शाम का मंजर था जब सूरज गुरूब होने को था। झील के ऊपर ये लाइट बहुत खूबसूरत लग रही है। it was just stunning. Yeah, I can see that. The shine in your eyes when you see. आप कितने अरसे से फोटोग्राफी कर रही हैं? क्या आप फोटोग्राफी अपने मशगले के तौर पर करती हैं? No, I'm now a professional photographer. मैं 2.5 साल से प्रोफेशनल फोटोग्राफर हूँ। इसके अलावा मैं एक NGO चलाती हूँ। मैंने जब तस्वीरें बनाना शुरू की थी तब मुझे इसके बारे में ज़्यादा इल्म नहीं था। फिर मैंने इसके बारे में कैम्ब्रिज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से तालीम हासिल की। मैं ऑस्ट्रेलिया में अपना स्टूडियो बनाने ही लगी थी कि मेरे शौहर की पाकिस्तान में पोस्टिंग हो गई। हम जब यहाँ आ गए तो मैंने सोचा अब कुछ करना पड़ेगा। Job here, posting to Pakistan, and so फिर मैंने यहाँ लिखना और तस्वीरें बनाना शुरू की। arrived here, and I thought, right, now I've got to do something. What am I going to do?
also the Husseini Suspension Bridge. ये हुसैनी सस्पेंशन ब्रिज है। मैं तो इस पुल को खौफ का पुल कहती हूँ। ये देखने में बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन जब आप इस पर चलते हैं तो ये चारों तरफ से हिलता है। मैंने जब ये पुल पार किया तो चंद मिनट तक तो मेरे हाथ ही कांपते रहे। उसके बाद मैंने ये तस्वीर बनाई। ये मेरी एक बेहतरीन याद है। Wait till my hands had stopped shaking, and then I took that photograph there. So for me, it's a wonderful memory of a very difficult walk. Okay, a path of terror. Okay, this one. So this one here we're in Haplu, and I call this one the blue. इस तस्वीर को मैं नीला घर कहती हूँ। मैं 2 दफा इस घर गई। वहाँ के लोग जिस तरह अपना घर पेंट करते हैं मुझे बहुत पसंद आया। जब मैं दूसरी दफा यहाँ गई तो इस घर के मालिक हामिद अली से मेरी मुलाकात हुई। मैंने जब उनसे इजाज़त लेना चाही कि क्या मैं यहाँ कुछ तस्वीरें बना लूँ, तो उन्होंने एक शर्त रखी, और शर्त ये थी कि आप मेरे साथ चाय पियेंगी। देखें पाकिस्तान के लोग कितने मेहमान नवाज हैं। वो मुझे जानता तक नहीं था, लेकिन फिर भी उसने अपने घर के दरवाजे मेरे लिए खोले। Wow. See, and that's what I mean about the hospitality of Pakistan. He didn't know me, he didn't know where I was from, yet he opened his home to us. It was Wonderful, lovely. wonderful. So this is from Foxakar Mosque above. ये देखिए, एक तवील ऊंचाई चढ़ने के बाद हमें ये मस्जिद नजर आई थी। ये मंजर मुझे बहुत पसंद आया। जिस तरह इस मस्जिद पर लाइट गिर रही थी, ऐसा मंजर कम ही देखने को मिलता है। Pakistan, it's been an opening. It's been a privilege. Wonderful. I am loving जबरदस्त। पाकिस्तान के बारे में आपकी गुफ्तगू सुनकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। It's a beautiful. More abstract Yes, this time. yes. We stopped in Hunjarab National Park. हम खुंजराब नेशनल पार्क में रुके हुए थे। ये तस्वीर वहाँ ली गई थी। वहाँ मैंने दरख्तों पर ये बेशुमार रंग बिखरे देखे। मैंने सोचा इसकी भी तस्वीर बना ली जाए। Just thought it was such a beautiful image. I had to capture it. Wonderful. Okay. I must tell you about this one Yeah. here. So, everybody in Pakistan knows about. ये तस्वीर देखें। पाकिस्तान में हर बंदा अली सदपारा को तो जानता ही होगा, और हम उन खुशनसीबों में शामिल हैं जो अली सदपारा से एक दफा मिल चुके हैं। उनकी मौत का सुनकर बहुत दुख हुआ था। मैं उनके गांव भी गई। ये तस्वीर मैंने सदपारा को खिराज तहसीन पेश करने के लिए ली थी। Pay my respects to a wonderful man. और अभी मैं मौजूद हूँ ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर जेफरी शॉ के साथ, एंड ही मस्ट बी अ हैप्पी मैन टुडे। जनाब सफीर, इस नुमाइश को होते देखकर आपको कैसा महसूस हो रहा है? हाउ मच आर यू हैप्पी? मैं बहुत खुश हूँ। हमने जिन तस्वीरों का इंतखाब किया है वो बहुत खूबसूरत हैं, और इन तस्वीरों को खींचने वाली फोटोग्राफर बहुत बासलाहियत हैं। मैं आज इस तकरीब का हिस्सा बनकर बहुत खुश हूँ। Wonderful. क्या इस पूरी मुहिम में आप इनके हमरा थे? During this whole session? जी हाँ, मैं ही तो वो बंदा था जो इनके बैग उठाकर फिर रहा था और ये तस्वीरें बना रहे। Okay, so you He's a very good assistant. Okay, so which one is your? इनमें से आपकी पसंदीदा तस्वीर कौन सी? Your favorite picture? I particularly love this photograph. Okay. मुझे ये तस्वीर बहुत पसंद है। ये तस्वीर बहुत इमोशनल है। ऑस्ट्रेलिया में एक कहावत है कि एक तस्वीर के पीछे 1000 लफ्ज छुपे होते हैं। इस तरह की तस्वीरें लोगों को आपस में जोड़ती हैं। They evoke understanding, they connect people, and I think this is a fantastic example. Oh yes, I'm loving this one as well. So आप इस तस्वीर के बारे में बता रही थी। You were telling us. So, this was on the very first day we arrived in Gilgit. जी हाँ, ये पहला दिन था जब हम गिलगित पहुंचे थे। हम होटल में तैयारी कर रहे थे कि अचानक मेरी नजर इस मंजर पर पड़ी। उस वक्त लाइट में नीला शेड आ रहा था, और फोटोग्राफर को बस 2 चीजों की जरूरत होती है, एक सॉफ्ट लाइट या फिर दूसरी ब्लू लाइट। ये तस्वीर हमारे ट्रिप की बेहतरीन शुरुआत थी। With the first day, I was like, what a perfect start. Yeah. And about this one? We were on our way to the Chinese border. हम चाइना बॉर्डर की तरफ जा रहे थे। मैंने ये तस्वीर रास्ते में बनाई। मौसम मुस्तकिल बदल रहा था। ऐसे मौसम में अच्छी तस्वीरें बनती हैं। बातों में से थोड़ी सी रोशनी उस दरिया पर गिर रही थी जिसने मुझे हैरत में मुब्तला कर दिया। तब मुझे पता लगा कि पाकिस्तान कितना खूबसूरत है। Symbol of Pakistan, really. The mountains, the landscape, the rivers, beautiful.
So your excellency, can we expect जनाब सफीर, कोरोना के बाद इस तरह की सरगर्मियों की शदीद जरूरत है। आप क्या COVID has given us an opportunity now. जी बिल्कुल, फ़न और सकाफत ही वो चीज़ है जिसके ज़रिए ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात मज़ीद बेहतर हो सकते हैं। So we're looking forward to a lot. Absolutely. Wonderful. So your excellency, मुझे तो as आपकी always, ड्रेसिंग you're बहुत wearing अच्छी a लग रही है। beautiful outfit. Oh yes, so this is a beautiful scarf that I bought from a local lady. जी हाँ, ये स्कार्फ मैंने एक मुकामी खातून से लिया था। ये स्कार्फ मुझे इतना पसंद आया कि मैंने इसको अपनी नुमाइश में पहनने के लिए मुंतखब कर लिया। ये बहुत खूबसूरत स्कार्फ है। She just smiled and I said, she said, thank you so much. And I said, no, for your artwork, I'm wearing art at my opening. It's fantastic. It's आपको इस पाकिस्तानी रंगीन लिबास में देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। Thank you so much. Thank you very much, Your Excellency. Thank you indeed. So ये था अब तक का फ्लैग्स और देखिए आपने एग्जीबिशन. It was a proud moment for me and definitely all the efforts that Australian High Commission has put into this exhibition. Thank you very much. रखिए अपना ढेर सारा ख्याल. अगले हफ्ते होगी आपसे फिर मुलाकात. अल्लाह हाफ़िज़. वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। और बारी हमारे सेगमेंट माइंड मैटर्स। क्या आपके बचपन के अभी भी दोस्त हैं वैसे? मेरे बचपन के दिन मत छेड़ा करें आप। दोस्ती की बात करिए जी। बचपन की दोस्ती आपको निभानी चाहिए और जिम्मेदारी किस पर आयद होती है और आपने किस तरह से निभानी है, इसी पर है आज का हमारा माइंड मैटर्स, जिसमें वकार अहमद मलिक को हिदायत चाहती है। ओवर टू यू गाइस। थैंक यू सो मच अर्मिला और इमरान। वकार साहब, आज का जो टॉपिक है ये काफ़ी अरसे से मुझे ये चीज़ बॉदर करी थी और मैंने सोचा कि क्यों ना माइंड मैटर्स में इसको डिस्कस किया जाए। वकार साहब, बचपन से जो लोग हमारे साथ पढ़ रहे होते हैं, हमारे सर्कल का हिस्सा होते हैं, लेकिन किसी न किसी वजह से, अनफॉर्चुनेट रीजंस की वजह से वो हमसे पीछे रह जाते हैं या उतना ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते या अपनी एजुकेशन उस तरह से कंप्लीट नहीं कर पाते, तो उनका ऑटोमेटिकली जो एक्सपोयर है वो भी एक्सपैंड नहीं होता, उनके पास एक्सपोयर नहीं होता, वो हमारी मेंटल कंपैटिबिलिटी हम उसको कह सकते हैं कि हमारी उनसे नहीं होती, या फिर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे बीच में गैप महसूस होता है, लगता है कि कोई जनरेशन गैप है। आप अपने ही अगर दोस्तों से मिल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई से मेरा ताल्लुक मियाँ वाली से और जो मेरी दोस्तें आज भी मियाँ वाली में हैं, वो आगे नहीं बढ़ी, उन्होंने तालीम नहीं हासिल की, वो मेंटली मुझसे बहुत पीछे हैं, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मैं उनको पीछे छोड़ूं, मैं उनको साथ लेके चलना चाहती हूँ। तो कैसे इस तरह के लोगों को साथ लेके चला जाए कि उनको बुरा भी ना लगे लेकिन आप भी वहाँ पे कंफर्टेबल फील करें जब उनके साथ बैठें? देखिए, बात यह है कि ये जो जिम्मेदारी है हम किसके कंधे पे डालें, वो जो पीछे रह गया या वो जो तरक्की कर गया या जिसका एक्सपोजर एक्सपेंड हो गया या बढ़ गया और उसका कंटेंट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, वो ज़्यादा चीज़ों को बेहतर जानता है, तरक्की कर गया, चलें उर्फ़ आम में, अगर वो तरक्की कर गया, ज़हनी तौर पे भी तरक्की कर गया, माली हवाले से भी आसूदा हो गया, अच्छा कुछ लोग पीछे रह गए जो कि उसके बचपन के रिलेशनशिप्स थे। मसला यहाँ पे पैदा होता है कि वो जो रिलेशनशिप है वो उसी तरह इनफॉर्मल रहना चाहते हैं। ठीक है, वो हो सकता है कि आप जाएं तो वो आपका गाली दे के इस्तेमाल करें, बिकॉज उनके लिए तो वो है, और आपके लिए क्योंकि आप एक बड़े आदमी हैं आप, तो ये बहुत बुरी बात है कि आपको कोई इस तरह की गाली दे। ऑफेंसिव हो जाता है कि भाई गाली दे दी, मतलब इतने 4 महीनों बाद मिली हूँ। एग्जैक्टली, रिलेशनशिप्स जो हैं वो इस तरह नहीं, मतलब मुझे अभी भी जिस तरह आपने मियाँ वाले की जिक्र किया है तो मैं अपना जिक्र करूँ तो पुरानी दादियाँ नानियाँ अभी भी गांव में जो है वो बहुत ही इनफॉर्मल, और मतलब मेरे हाथ से कोई चीज़ अगर गिर जाए तो वो जो कलमा उधर से आता है, ये जुमला आता है, मैं आपको बता नहीं सकता। ठीक है, तो कहने का मतलब ये इसमें कोई हर्ज नहीं है, ये बहुत खूबसूरत चीज़ है, ये आप समझें कि ये तो ओरिजिनलिटी है, ये आप पे ब्लेसिंग है कि कोई बंदा अभी भी आपके कैसा लगेगा। मसलन जो बचपन के जो आपके रिलेशनशिप्स सिबलिंग्स के होते हैं, जो बहन भाई, ठीक है, तो अब बहन भाई जो है एक ख़ास वक्त में जाके जब बड़े हुए और मालूम हुआ कि कुछ भाई बहनों में कुछ लोग तरक्की कर गए और इस तरह, कहने का मतलब है कि वो बहन जो आपको तुम करके मुखातिब करती थी और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने देखा कि वो तुमसे आप पे आ गई है, तो कहने का मतलब ये है कि एक तकलीफदेह चीज़ है, आपको तो इस बात पे खुश होना चाहिए कि वो तुमको ही कैरी करे, तो उसी के साथ आगे चले, तुमको कैरी करे, एग्जैक्टली, जो ज़हनी तौर पे और अकली तौर पे और इल्मी तौर पे और माली तौर पे तरक्की कर गया, एक वो बंदा और एक जो पीछे रह गया। जिम्मेदारी किसकी है इस ताल्लुक को बचाने की? वो इसकी है, वो उस बंदे की है जो तरक्की कर गया, उसके पास एक्सपोजर है, उसके पास एक्सपोजर है, वो इसकी माजूरी को भी समझ सकता है। माजूरी यानी मैं कोई बहुत मतलब ऐसा ऑफेंडेड लफ्ज़ नहीं है, यानी उज़र के तौर पे कह रहा हूँ, तो ये उज़र जो है जो इसको दरपेश है, वो उज़र ये समझ सकता है, ये नहीं समझ सकता। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि इसके पास एक्सपोजर है, इसके पास एक्सपोजर नहीं है। नंबर 2,
ये जो है क्या ये उस ताल्लुक को बचाने के लिए यहाँ आ सकता है? नहीं आ सकता। यानी अचानक वो मसलन हो सकता है ये बंदा PhD हो, अचानक बेचारा ये ताल्लुक बचाने के लिए PhD कैसे करे? वो तो बकरियां चरा रहा है, ठीक है नहीं? तो अब चले आप कर गए, आप लकी थे, जो भी था, लेकिन अब आप जो जब वापस जाते हैं तो आप बेसिकली इस ताल्लुक को सिर्फ आप हैं जो बचा सकते हैं, ठीक है? अपने गांव के, अपने जो पुराने ताल्लुक हैं उनको बचा सकते हैं, रिश्तेदारों के साथ। ऐसे ही है। इस तरह कई नाम बहरहाल लिए जा सकते हैं। मेरे अपने ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं, बचपन में हम जो बकरियां चराया करते थे, ठीक है? तो अभी भी हम मतलब अगर कोई, लेकिन अभी लास्ट टाइम मुझे याद है मैं गाँव में बैठा था तो अच्छे पढ़े लिखा एक तबका भी बैठा हुआ था, तो मैं उस दूसरे के साथ बैठ गया तो अच्छा मुझे पता ही नहीं चला कि 1.5 घंटा मैं उसके साथ बैठा और वो जो दूसरा तबका था वो समझ नहीं रहा था कि इसके साथ इसकी कौन सी ऐसी बातें हैं, ठीक है? लेकिन कर रहा है, लेकिन मैं तो उसका पूरा बचपन को रिकॉल कर रहा था। कोई ऐसी आपको टर्म इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। आपको मालूम है हमने साइकोलॉजी के वाले से एक चीज़ इस्तेमाल की थी जिसमें हमने एक दादियों नानियों कहा था कि उनके सामने ऐसा एक्सप्रेशन नहीं यूज करना चाहिए जिससे वो हमारी बात ना समझ सके और उनको लगे कि एग्जैक्टली जिसको हमने कहा था कि साहिब इल्म की जाहिलियत, कि आप साहिब इल्म जो हैं ये बड़ी जाहिलियत का मुजाहरा करेंगे। जो कहेंगे दादी आई हैव टेम्परेचर, दादी को पता ही नहीं है टेम्परेचर क्या है। या आप अपने उस ताल्लुक को जो आपका बचपन का ताल्लुक है उसके साथ ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे उसको समझ ना आए तो आप वो सेंसर कर सकते हैं लैंग्वेज। आपको मालूम है कि कौन सी लफ्ज़ है जो इसको समझ नहीं जगह पे रह के गए हुए हैं, आप वो ये अचानक अपनी लैंग्वेज वहाँ पे नहीं कर सकता, ये अपना कंटेंट इम्प्रूव नहीं कर सकता, ये अपना सारा वो इल्मी अकली वो सारी तरक्की जो है वो अचानक आपके साथ मैच नहीं कर सकता। तो अगर ये ताल्लुक टूटता है तो इसकी जिम्मेदारी आप पे है, उस पे नहीं है। इसको आप ही ने कैरी करना है। हाँ, कुछ जगहों पे ये वाला जो तबका है ये हो सकता है कि बहुत ही ज्यादा कैजुअल रहना चाहता हो, इनफॉर्मल रहना चाहता हो, वो हो सकता है गाली की तरह एक कुछ चीजें बहुत बिलो द बेल्ट हो जाती हैं, फिर उसको कैसे टॉलरेट करें? तो आप फिर एक ताल्लुक होता है जिसको आप कहते हैं तो ठीक है मैं इसको ताल्लुक भी रखूँ, आप थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करते हैं और डिस्टेंस मेंटेन करने के बाद इसको कहते हैं रिस्पेक्टेबल डिस्टेंस, जिसमें आप जब भी आए आप उसको ऑनर के साथ मिलें और इस तरह करें। अच्छा, बंदा क्योंकि चाहे जो भी होना, चाहे उसने यूनिवर्सिटियों में ना भी पढ़ा हो, ये जो ह्यूमन एक्सप्रेशन है ना ये बड़ी एक स्ट्रॉन्ग चीज़ है। वो 3, 4, 5 मुलाकातों के बाद आप देखेंगे कि वो भी थोड़ा सा उसको पता चल गया कि ये चीज़ फला माइंड करता है या इस तरह करते हैं। या आप उसको अकेले में बिठा के ये बात कन्वे भी कर सकते हैं कि कोई यार तुम मेरे जिगरी हो, दोस्त हो, सब कुछ हो, लेकिन देखो उसमें नहीं कर, ऐसा नहीं किया करो, ऐसा ये है, तो आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। लेकिन मैं अगेन जिम्मेदारी सिर्फ इस पे से डालूंगा, इस पे नहीं डालूंगा। और ये ताल्लुक हर सूरत में कैरी होना चाहिए, होते रहना चाहिए। उसकी वजह यह है कि ये आपको बहुत अच्छा वेंट आउट देता है। वो वेंट आउट आपको कभी भी आम रिलेशनशिप में नहीं मिलेगा जो यहाँ भी। हाँ, ये जब भी आप जिसको कहते हैं ना फरार चाहते हो वक्ती तौर पे जिंदगी से, जिंदगी के झमेलों में सुकून चाहते हो, तो आपको नॉस्टैल्जिया सबसे खूबसूरत चीज़ लगती है ना। आपको कहते हैं नॉस्टैल्जिया में पनाह लेना। हाँ जी। तो ये नॉस्टैल्जिया का हिस्सा है, तो ये जीती जागती रियलिटी है। नॉस्टैल्जिक है, नॉस्टैल्जिक है, लेकिन है जीता जागती रियलिटी। तो आप इसके साथ क्यों नहीं मिल बैठते और आप उस नॉस्टैल्जिया में जाते और उसमें जाते ताकि आप रिलीव करते और ताकि आप थोड़ा सा डिटैच हो जाएं उस रियलिटी से जो आपको तकलीफ दे रही है। सो ये आपकी जिम्मेदारी। खूबसूरत वकार साहब आपने बात की है और आई थिंक इसी तरह से हमारे रिलेशनशिप्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग रह सकते हैं और हम उनको सेव कर सकते हैं, क्योंकि जो ये वाला बंदा है वो ओरिजिनल भी है, ऑथेंटिक भी है, क्योंकि वो अभी भी उस जगह पे अटैच्ड है। और अगर हम भी चाहते हैं कि हम अपने रूट्स एंड वैल्यूज से जुड़े रहें तो हमें इस बंदे के साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग ही रखना पड़ेगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम वकार साहब, बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद आ चुके हैं और अब आपकी मुलाकात करवाएंगे एक्सप्रेसो हीरो से। ऐसी हीरो जिनका ताल्लुक कोयटा से और वहां पर वो खेलों के फरोग में बहुत ज्यादा सरगर्म भी है। 5 साल की उम्र से फुटबॉल खेल रही हैं। 2 साल उन्होंने पाक आर्मी की टीम के लिए भी खेला और उसके साथ साथ उनके पसंदीदा फुटबॉलर रोनाल्डो भी हैं और हमारे साथ इस वक्त अक्सा परवेज मौजूद हैं। बिल्कुल, शी लुक्स लाइक बॉयज और बट प्लेज लाइक ऑब्वियसली सुपर गर्ल्स। उनसे हम बात करते हैं, पूछते हैं कि वो कैसी हैं और उनका गेम को लेकर फर्दर क्या एक्सपोजर है। अक्सा, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। जरा सरप्राइज रिवील करते हैं, आपको दिखाते भी हम। आई होप आपकी सब अच्छी हुई है। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये बाल खेलते हुए डिस्टर्ब करते हैं इसलिए बहुत छोटे हैं इसलिए ये वाला हेयर कट है, या कुछ और सोशल इश्यूज है, यानी कि लड़कों की तरह दिखना जरूरी है फुटबॉल खेलते हुए? व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दिस अपीयरेंस? नहीं, इसका रीजन ये है कि ये मतलब डिस्टरबेंस तो करते हैं, मगर जब मैं बाहर जाती हूँ ना तो पहले जब मेरे बाल बड़े थे तो मुझे मुरफल और स्कार्फ लेके जाना पड़ता ताकि कोई मुझे पहचाने ना,
क्योंकि मैं जीन्स वगैरह पहन के बाहर जाती हूँ, तो उसकी वजह से मैंने अपना जो है लेकिन अच्छा इट सूट्स यू, बहुत अच्छा लगता है आपको, जबरदस्त। लेकिन दूसरी जानिब सोशली मुझे कुछ बात ये पसंद भी नहीं है हमारे माशरे में कि इतना बड़ा स्टेप आपको सिर्फ इसलिए लेना पड़ता है कि आपको कुछ वो सोशल उसका बैरियर्स का सामना ना करना पड़ेगा। थोड़ा अपनी गेम के हवाले से बताइए। 5 साल से हमें पता चला आप खेल रही हैं, आप खुद जरा अपने जर्नी के हवाले से बताइए, इस वक्त किस स्टेज पे हैं, कहाँ से शुरू किया? मैंने पहले तो मैं बॉयज के साथ ही खेलती थी गलियों में, मुझे नहीं पता था कि बलूचिस्तान में फीमेल्स के लिए टीम है या फीमेल्स को सपोर्ट किया जाता है, मतलब तो वहां से मैंने मतलब मुझे बहुत शौक था, तो मैंने स्टार्ट लिया बॉयज के साथ खेलते खेलते। फिर मुझे एक फीमेल मिली जिन्होंने मुझे बताया कि बलूचिस्तान में सारा फैसिलिटीज हैं फीमेल्स के लिए, तो उसके बाद से मैंने ज्वाइन किया। तो मेरी हार्ड वर्किंग की वजह से फिर मुझे आर्मी में मतलब आर्मी डिपार्ट से ऑफर आ गई कि आप हमारी तरफ से खेलें, तो वहां से फिर मैंने खेलना शुरू किया। अच्छा अक्सा, आपके जर्नी कितना रहा डिफिकल्ट? ऑब्वियसली आपने स्टार्ट में बताया था कि आपको थोड़ा सोशली प्रेशराइज आपको किया जाता था फॉर योर पेरेंट्स, और आप चूंकि लड़की हैं बलूचिस्तान में उस तरह से लड़कियों को खेल के हवाले से इतनी आज़ादी नहीं है। सो अब आप किस चैलेंजेस से गुजर कर अब फाइनली आप फुटबॉल खेलना शुरू हुई हैं? अपने थोड़े से चैलेंजेस को डिस्कस करें जो आपको दरपेश रहे मसाइल। चैलेंजेस तो बहुत आए, मतलब मगर मेरी जो फैमिली थी ना, इन्होंने मतलब मेरे पेरेंट्स जो थे इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मतलब अगर कोई आर्ग्यू करता था ना कि लड़की है तुमने इसको छोड़ा हुआ है ये वो, तो मतलब मेरी बैकबोन अगर कोई थी तो वो मेरे पेरेंट्स थे जिन्होंने मेरा साथ दिया। अगर मैं कभी किसी को कम्पीट नहीं कर पा रही थी तो वो मेरी जगह उनको मतलब बता देते थे कि नहीं ये कर सकती है, और तब तो आप एक तो ये कि अपनी टीम के अंदर किस पोजीशन पे खेलती हैं, नंबर 1 हमें ये बताइए, और दूसरा अपना बेस्ट गेम प्ले बताइए हमें जो आपने बहुत बेस्ट किया, को याद रह गया हो। मैं स्ट्राइक पे खेलती हूँ, और मैं जब भी खेलती हूँ तो मुझे तो ऐसा ही फील होता है कि मैं बेस्ट खेलती हूँ। पर कभी कभी लास्ट टाइम मुझे इंजरी हो गई थी तो मैंने इंटर प्रोफेशनल जो है अच्छा नहीं खेला था, बाकी मैं पूरी हार्ड वर्किंग पूरी जान लगा के पूरे जज्बे से खेलती हूँ हर बार जब भी मैं। स्ट्राइकर होने की बुनियादी वजह रोनाल्डो ही हैं या वैसे आप जरा एग्रेसिव काइंड ऑफ प्लेयर हैं तो इसलिए आप बीइंग स्ट्राइकर यू प्ले? नहीं मैं क्रिस्टियानो ही है तभी। अच्छा तभी आप खेलती हैं। ओके सो कुछ हमें अपनी ट्रेनिंग को लेकर बताइए। पाकिस्तान की जो फुटबॉलर फीमेल्स हैं जो विमेन हैं, क्योंकि हमारी कुछ नॉर्दर्न एरियाज़ जो हमारे हैं, गिलगित की कुछ प्लेयर से हमारी बात हुई, आपका ताल्लुक क्वेटा से है, तो हमें ऐसा लगता है कराची में भी हमें पता है, लियारी वगैरह के इलाके में भी फुटबॉल का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, मेल्स में भी है फीमेल्स में भी है, तो ऐसा लगता है कि एक अच्छी टीम, एक अच्छी नेशनल एंड देन इंटरनेशनल टीम बन सकती है हमारी। इस पर कोई काम हो रहा है? चूँकि आप आर्मी की तरफ से भी खेली हैं, तो क्या फ्यूचर है फुटबॉल फीमेल्स को लेकर पाकिस्तान में? फ्यूचर तो अच्छा था, पर अभी रिसेंटली चैंपियनशिप होने के बाद पाकिस्तान पे बैन लगा दिया फीफा ने। तो अगर ये बैन अट जाता है, उन्होंने ड्यूरिंग टाइम दिया है कि 5 इयर्स तक तो जितने भी प्लेयर्स हैं मेरे ख्याल में इनकी एज ही निकल जाएगी। तो यही रिक्वेस्ट है कि ये बैन हटा दे ताकि हम भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकें। और बात ये कि इस हवाले से पाकिस्तान की जो फुटबॉल फेडरेशन है कोई एफर्ट भी नहीं काम भी नहीं करी। अच्छा अक्सर ये बताएं, ऑब्वियसली आप फुटबॉल तो खेलती हैं, इसके अलावा आपकी दीगर एक्टिविटीज़ क्या हैं? पढ़ाई को किस तरह से मैनेज करती हैं, खेल को कैसे मैनेज करती हैं, और क्या हॉबीज़ हैं फुटबॉल खेलने के अलावा आपकी? मैं जिम करती हूँ, और मतलब अपने को मेंटेन रखने के लिए मैं जिम जाती हूँ, मैं जिमनास्टिक करती हूँ ताकि मैं अपनी स्किल्स और भी फास्ट कर सकूँ। तो ये और पढ़ाई में आपका क्या सीन है? किस तरह से, कौन सी क्लास में पढ़ी हैं और किस तरह से मैनेज करती हैं इसको? मैं सेकेंड ईयर क्लियर हूँ, अभी मैं AMC में अप्लाई करना चाह रही हूँ, तो वही 2 घंटे मेरी प्रैक्टिस के होते हैं, 2 घंटे जिम के होते हैं, उसके बाद मैं अपनी। अच्छा ये जो फुटबॉल फेडरेशन वाला मामला आपने उठाया ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल भी है, और आप जैसे प्लेयर्स के लिए, क्योंकि एक प्लेयर की एक सर्टन एज होती है, सर्टन लाइफ होती है उसकी गेम की, उसके बाद उसकी वो एनर्जी नहीं रहती, उसका वो रिस्पांस नहीं रहता टुवर्ड्स द गेम। तो आप क्या एक्सपेक्ट करती है बीइंग प्लेयर फुटबॉल फेडरेशन से या हुकूमत से? क्या इनिशिएटिव ले कि ये बैन हटे, और इंटरनेशनल जो फुटबॉल फेडरेशन है उससे आप क्या एक्सपेक्ट करती हैं बीइंग अ नेशनल प्लेयर? यही एक्सेप्ट करती हूँ कि बस ये बैन हटा दे ताकि हम किसी हाई लेवल पे मतलब हम परफॉर्म करें, तो लगे कि वाकई पाकिस्तान में भी टैलेंट है, और देखा जाए तो पाकिस्तान और बलूचिस्तान में बहुत ज्यादा टैलेंट है, तो सही तरीके से यूटिलाइज। ठीक है, तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एक अच्छे फुटबॉलर में या एक अच्छी फुटबॉलर में क्या
चीजें होनी चाहिए? कौन सी ऐसी बेसिक चीजें हैं जो सबसे पहले उसके अंदर होनी चाहिए, देन यू कैन बिकम अ गुड फुटबॉल प्लेयर? एक तो उसमें स्पोर्ट्स वुमेन स्पिरिट होनी चाहिए कि उसमें ये जज्बा होना चाहिए कि मैं अगर मैदान में उतरी, उसको हार जीत से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, उसको इतना हार्ड वर्क करना चाहिए कि जब वो मैदान में उतरे तो उसको बस उसके माइंड में ये ना हो। फिजिकली या टेक्निकली भी कुछ चीजें होती हैं, जैसे उसकी हाइट है, जैसे उसकी फिटनेस है, जैसे उसका स्टेमिना है, उसको लेकर कुछ टेक्निकल बताएं ना हमें कि ये होना चाहिए। उससे स्टेमिना तो तभी आएगा ना जब वो हार्ड वर्क करेगी या वो अपने आप को मेंटेन करेगी। तो जब तक वो अपने आप को मेंटेन करेगी तो बाकी तो कोई भी फुटबॉल खेल सकता है। ठीक हो गया। अक्सर हमारे प्लेटफॉर्म से बहुत सारी बच्चियां आपको देख रही हैं, जैसे आपने कहा कि आपने बहुत मुश्किल हालात में अपने खेल को कंटिन्यू किया। बहुत सारे पेरेंट्स भी देख रहे होंगे, आपके पेरेंट्स की तरह ऐसा नहीं है कि सारे पेरेंट्स उसी तरह से सपोर्टिव हों, तो पेरेंट्स को, अपनी यंगस्टर्स, लड़कियां जो इस वक्त आपको देख रही हैं, कुछ कहना चाहें? मैं मतलब पेरेंट्स के लिए मेरा यही पैगाम है कि अगर अपने बच्चों पे ट्रस्ट करें, अगर आपका मतलब आपके बच्चे को इंटरेस्ट है किसी चीज में तो उसको आगे आने दें, उसको फोर्स ना करें कि वो करे जो आप चाहते हैं। तो बहुत सारी हमारी फीमेल्स हैं जो हर फील्ड में आगे, मैं चाहती हूँ स्पोर्ट्स में भी आगे आए। ठीक है अक्सर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। अल्लाह करे आप खेलें और ये जो इंटरनेशनल एक रिस्ट्रिक्शन है पाकिस्तान पे, इसकी जानिब तवज्जो दे। हमारी हुकूमत की तवज्जो ही नहीं है हमारे खेलों की तरफ। अभी खेलों के हवाले से एक इवेंट तो कराया कामयाब जवान प्रोग्राम, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को नोटिफिकेशंस के जरिए बुला के कहा जी हमारी बड़ी सपोर्ट है। इमरान खान साहब बड़े खुश होते हैं। खान साहब, यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स को लाया गया था और ये पक्की खबर दे रहे हैं हम आपको। आप पूछे अपने जो इस हवाले से कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। पहले भी ऐसे ही करते थे, आप भी वैसे ही करते हैं। जो तवज्जो देने का काम है उस पर नहीं होता। बहरहाल अक्सर परवेज हमारे साथ मौजूद हैं। वी विश अ ग्रेट फ्यूचर। व्हाट नेक्स्ट वी हैव? ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और अब आपकी मुलाकात एक और आर्टिस्ट से करवाते हैं। एक ऐसे नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं जो कि एक बेहतरीन गुलकार है, उसके अलावा बेहतरीन इंस्ट्रूमेंट प्लेयर है, लेकिन डिसलेक्सिया का शिकार है। इस बीमारी के हवाले से अगर आपको नहीं मालूम तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। ये ऐसी बीमारी है जी जिसमें, या एक ऐसा मसला कह लें, बीमारी तो नहीं कहना चाहिए, जिसमें जो इसके शिकार अफराद हैं उनको समझने में, अल्फाज को पहचानने में, याद रखने में, समहाउ जो उनकी सोच होती है उसे अपनी इन प्रैक्टिकल कन्वर्ट करने में प्रॉब्लम महसूस करते हैं। जो भी काम करते हैं उनके जहन के मुताबिक वो दुरुस्त कर रहे होते हैं, मगर हकीकत में मे बी वो आपके और मेरे मुताबिक दुरुस्त ना हो। तो कुछ इस तरह का मसला, और इस मसले का शिकार बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात भी नजर आती हैं। खैर, हमने इन दोनों चीज़ों को आज मर्ज किया कि एक जानिब अगर आपके साथ ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो मे बी आप उसको इतने अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं कि वही आपकी स्ट्रेंथ बन जाए। शाबीर हमारे साथ मौजूद हैं जो कि यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, ही इज अ वेरी गुड सिंगर, वेरी गुड गिटार प्लेयर। और इनसे हम जरा एक तो थोड़ा सा इनकी लाइफ के इस चैलेंज को लेकर पूछते हैं कि डज ही रियली फील सम चैलेंज इन हिज लाइफ, और दूसरी जानिब इनका जो म्यूजिक है वो साथ साथ चल रहा है तो वो कैसा है, इस पे भी हम बात करते हैं। शामीर, वेलकम टू एक्सप्रेसो। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। कैसा चल रहा है म्यूजिक, कैसा चल रहा है, लाइफ कैसी चल रही है? म्यूजिक भी अच्छा चल रहा है, लाइफ भी ऐसी चल रही है। जब से मैंने म्यूजिक शुरू किया मेरी तो लाइफ भी सेट हो गई। लाइफ सेट हो गई है? जी अच्छा, थोड़ा सा बताएं अपने चैलेंजेस को लेके, जो हम डिस्कस कर रहे थे इमरान भी, कि ये कोई बेसिकली बीमारी तो है नहीं, एक मसला है जो बहुत सारे लोगों को होता है। आप अपने थोड़े से चैलेंजेस को बताओ। चैलेंजेस ये है कि मैं स्कूल में पढ़ता रहा हूँ, तो होता ये था कि मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे सही तरह से उसके जो लिखी होती है ना चीज़ें मुझे ऑपोजिट वर्ड में दिखाई देती थी। अच्छा, उल्टे सीधे आते थे, इंटरेस्टिंग लिखता था, लफ्ज़ सामने समझ नहीं आते थे। मैं बुक बंद करता था, टीचर मुझे डांटती थी, कहती थी पढ़ो, लेकिन मुझसे पढ़ा नहीं जाता था। मैं लिखने में गोडू, मैंने अपनी हैंड राइटिंग सेट की, लेकिन मुझसे पढ़ा नहीं जाता। अच्छा, जिस चीज़ में मैं ज़्यादा था, जो चीज़ मुझे शौक था, मैंने सोचा फिर वो किया जाए। फिर मैंने किसी से आइडिया लिया कोई है, कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, कोई चीज़ है किसी मैं जिसके पास मैं जाऊँ। फिर किसी ने मुझे बताया सिजाता फू साबित, मैं उनके पास गया, उनसे मैंने कहा रिक्वेस्ट की कि सर मुझे कुछ सिखा दें, मुझे नहीं आता, मैं पढ़ नहीं सकता, लेकिन मैं अलहमरा जाते रहे आप? जी, मैं अलहमरा जाता रहा। फिर मैंने सोचा कि कुछ करो नया, फिर मैंने इसको लेके आगे बढ़ा। तो इसको कितना टाइम लगा सीखने पे? मुझे लगे 4 साल लगे। 4 साल लगे? 2 साल के अंदर सीखा है मैंने। ठीक है, 2 साल के अंदर। जरा थोड़ा सा गिटार प्ले तो करें, ये गिटार बड़ा अच्छा प्ले करते हैं जी, जरा कुछ सुनाइए। तो ये अक्सर ये सर्दियों की शामों में गिटार लेके तो आप निकल जाते होंगे और
लोग तो अच्छे खासे मतलब इकट्ठे हो Fans हो जाते गया, हैं आसपास पार्क फैंस। में जाके बैठ जाते हैं, पार्क में जाके बजाना शुरू कर देते हैं। किसी को देख के बजाते हैं या वैसे खुद वैसे से? ही वैसे ही। मैंने कहा किसी को सुनना तो बताए। अच्छा, किसी ने सुना, सुनने आ भी जाते होंगे हाँ लोग। जी, हाँ जी। अच्छा, तो ये जो गिटार जब आपने सीखा तो आपने गिटार को ही क्यों ऑप्ट किया? और भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं और आप तापू साहब के पास गए तो वो तो काफी सारे इंस्ट्रूमेंट्स खुद बजाते भी जी, हैं, जी। तो वाई जस्ट गिटार? आपने ये क्यों सीखा? गिटार मैंने इसलिए शुरू किया क्योंकि मुझे शौक था, मैं सोचा कि नई चीज़ इस्तेमाल करें, तो मुझे गिटार का शौक पड़ा। लोगों को देखे कि लोग गिटार भी इतना अच्छा बजाते हैं। मुझे तो शमीर, ये जो शौक से- प्रॉब्लम आपको होती है, जैसे आप कह रहे हैं कि लफ्ज़ को पहचानने में आपको इशू होता है, तो इसके भी कॉर्ड्स होते हैं, उसमें भी कभी प्रॉब्लम होता है कि वो मैथमेटिक्स डिस्टर्ब हो जाए, या ऐसा होता है कि खुद से ही कोई गाना सुना और फौरन से बजा लिया? ये भी एक कुछ ऐसा मैंने टैलेंट भी शुरू है? किया था कि सर ने मुझे बताया था कि इनके नाम है, लेकिन मेरे नाम मुझसे नहीं हो रहे थे। ठीक है, तो मैंने इजी टाइप का, मैंने कहा मुझे कुछ आसान सा सिखाया मुझे। ठीक है। तो उन्होंने ई माइनर डी मेजर सी मेजर B7 तक मुझे पता है। ठीक है। उसके अलावा फिर मैंने दूसरों को देख देख के सीखा, मैंने यूट्यूब पे देखा और पिक किया उसको किया, फिर मैंने उसको जबरदस्त, वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, अब चूंकि आतिफ का आप बहुत बड़े फैन हैं, हमने सुना आपको आतिफ बहुत पसंद है, तो आतिफ का कोई गाना सुना दें। ठीक है। एंड आपको पढ़ाई में थोड़ा इशू होता था, बट यू आर वेरी गुड एट म्यूजिक। जब आपको इंस्ट्रूमेंट मिला, आपने इसको पिक किया, आप कर रहे हो। आप जैसे कोई और आपके दोस्त अगर उनको कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है, उनको कोई टिप तो दे दें कि वो। उनको मैं टिप ऐसी दूंगा, उनको जिस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है, जैसे कि फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गई, अगर किसी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट पे उनको कुछ चाहिए तो उनको करने दें। अगर उनको पढ़ाई में अगर वो सही नहीं हो रहे, कुछ नहीं हो रहे, तो उनको तो उनका कोई और टैलेंट है उसको वो एक्सप्लोर जबरदस्ती करें। ना पढ़ाएं, जबरदस्ती ना पढ़ाएं। जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच शामिर, बहुत शुक्रिया एंड वी विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक विद योर म्यूजिक। आप बहुत अच्छा करते हैं और आगे भी इंशाल्लाह एक्सेल करेंगे। शामिर हमारे साथ थे जनाब, उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा शो पसंद आया होगा। फीडबैक के लिए हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स बार बार आपकी टीवी स्क्रीन पर आते हैं, हमें वहाँ पे फीडबैक दें और हमें इजाजत दें। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए शो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।